खुशामदीद। आज जुमेरात है जी और इस वक्त हो गया जी 8:35 का। जुलाई की 21 तारीख है, सन 2022 है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हस्बे वादा हर दिन सुबह आपके सामने आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको जम्मू कश्मीर की खबरों से बाखबर करें। न सिर्फ जम्मू कश्मीर की खबरों से आपको बाखबर करने की कोशिश करते हैं, बल्कि मुल्की सतह पर जो मामलात और हालात होते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहती है। तजिया तबसरा वहाँ पर भी करते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास खबरों का भंडार होता है। हम सिर्फ आपको अपडेट करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं, दफ्तर कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जाने की तैयारियों में होते हैं, हम आपके सामने आते हैं ताकि इस वक्त के दौरान आप और हम गुफ्तगू करें, आप और हम बात करें। और यह आप और हम कैसे बात करते हैं, टीवी पर आप सिर्फ हमें देखते हैं, लेकिन आपका फीडबैक हमें लगातार मिलना शुरू हो जाता है 8:35 से जब इस ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है। फेसबुक पर लाइव नशरियात चलती है तो इनबॉक्स में आकर आप अपना अपडेट देते हैं। यूट्यूब पर आप हमारा अपडेट देते हैं हमारी ऑफिशियल चैनल पर आकर। इसके साथ साथ ट्विटर इंस्टाग्राम पर आप पूरे दिन हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, रिट्वीट्स करते हैं, वहाँ पर अपना बयान देते हैं, अपनी बात रखते हैं। और स्पेशली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannewstv.com पर जब आप आते हैं तो वहाँ पर भी आप बड़ी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। और जो नॉलेज आप हमारे साथ शेयर करते हैं, जो बातें आप हमारे साथ शेयर करते हैं, वो हमारे प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एक और रास्ता होता है, एक टॉर्च होती है। उस अंधेरे में चलने से, उस अंधेरे में जब हम चलते हैं तो वो सारी नॉलेज, वो सारी बातें हमारे लिए एक टॉर्च का काम करती है और हम अपने मंजिल मकसूद तक रवान दवा रहते हैं। उम्मीद है कि ये मोहब्बत, ये प्यार, ये खुलूस आपका हमारा साथ रहेगा और लगातार आप इस ट्रांसमिशन और सभी ट्रांसमिशन को देखते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और हस्बे वादा सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज क्या कुछ है, क्योंकि हिस्ट्री को याद करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जिन कौमों ने माजी को याद रखा है उनका मुस्तकबिल काफ़ी शानदार हुआ है। तो याद करते हैं माजी को हिस्ट्री ऑफ द डे के ज़रिए से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आपको दिखाएंगे। आज का दिन क्या बताता है। 7वां महीना है जुलाई 2022 का, तारीख आज 21 है। आज के दिन की जहां तक बात है, बहुत सारे ऐसे मामलात रहे हैं माजी में, लेकिन चंद एक ऐसे वाक़यात जो आपके सामने हम लेकर आते हैं आज के दिन की। 2007 में मुल्क को प्रतिभा पाटिल की शक्ल में पहली खातून सदर मिली थी और इंतज़ार रहेगा कि आज शायद एक और खातून सदर मिले। आज नताइज का ऐलान होगा, सदारती उम्मीदवार जो हमारे सामने हैं। लेकिन 2007 में जब आप ठीक 15 साल पीछे चले जाते हैं तो प्रतिभा पाटिल का चेहरा आज ही सामने आया था, 20 तारीख को 2007 में। 1883 में भारत का पहला अवामी थिएटर कोलकाता के अंदर मगरबी बंगाल में खुला। 1884 में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच लॉर्ड्स इंग्लैंड के अंदर बर्तानिया में खेला गया। शुरुआत टेस्ट क्रिकेट की हुई इंटरनेशनल लेवल पर। 1960 में आज ही के दिन सिरमदन नाइके श्रीलंका में दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। साल 1960 में तारीख थी 21 जुलाई अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। 1831 में आज ही का दिन जब 21 जुलाई को हम देखते हैं तो बेल्जियम ने नीदरलैंड से आज़ादी हासिल की थी और लियोपोल्ड बादशाह आज के दिन बनाए गए, जिनको सबसे पहले ये जिम्मेदारी दी गई कि बेल्जियम के वो पहले बादशाह बनेंगे 1831 में। 1852 में पाकिस्तान ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रुकन बना, मेंबर बनाया गया पाकिस्तान को। इसके अलावा 1965 में पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने इलाकाई अशराकी मुआहदे पर दस्तखत किए और तीनों ने मुख्तलिफ शोबों में एक साथ काम करने पर जोर दिया। 1965 में इस मुआहदे पर दस्तखत हुए तीनों ममालिक के दरमियान। 1940 में सोवियत यूनियन ने आज ही के दिन एस्टोनिया, लिटुया और लिथुआनिया को अपने साथ मिला लिया। तारीख 21 थी और तारीखी दिन रूस के एतबार से, सोवियत यूनियन के एतबार से 1940 में आज के दिन ये तमाम ममालिक एक साथ आए थे, जिसके बाद इन्होंने मुश्किल वक्त में रूस का साथ निभाया, चाहे वो तालिबान के साथ हो, अफगानिस्तान के अंदर दाखिला हो, ये सारी चीज़ें उसके बाद हमने देखी, लेकिन इन छोटे ममालिक ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। तो ये आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल। आज एक और तारीख बनेगी, उस पर भी थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन खबरों में खास क्या है, शुरुआत अब प्रोग्राम की करते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद सीधा तय फॉर्मेट के मुताबिक खबरों पर चलते हैं।
चलिए जनाब, अब खबरों का पिटारा खोलते हैं और आपको तजिया तबसरे के साथ साथ खबर की तह तक लेकर आपको खबर बताते हैं, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ का हमेशा वादा रहा है कि खबर तह तक आपको बताएंगे, दिखाएंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी आज कौमी शाहरा के हवाले से, क्योंकि कौमी शाहरा एक वाहिद रास्ता है जो जम्मू को श्रीनगर से और श्रीनगर जम्मू को पूरे मुल्क से जोड़ता है। यानी श्रीनगर जम्मू के बीच जो NH-44 है उसके हवाले से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर ये आ रही है कि कौमी शाहरा आज गाड़ियों की आवाजाही के लिए, गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए इस वक्त बंद कर दी गई है। और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से भी आज यात्रियों को टनल को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब यह मामला क्यों दरपेश आ रहा है, क्योंकि कल आपको याद होगा, कल हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि कैफेटेरिया मोड रामबन, जहां पर पस्सियां गिरा रही थी और कई मकामात पर ज़मीनी कई मकामात पर जो थे इस तरीके का मिट्टी के तोदे गिराए थे, तो उसके बाद उसको हटाने का काम भी शुरू किया गया था। मौसम कदरे बेहतर था और फिर चंद घंटों के बाद हमने गाड़ियों की आवाजाही भी देखी थी। लेकिन इस वक्त खबर ये है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया है गाड़ियों की आवाजाही के लिए। कैफेटेरिया मोड़ और आसपास के मकाम पर लगातार जो सूरत हाल है वो फिर से वैसी बनी है और यात्री भवन जम्मू से किसी भी यात्री को आगे चलने की इजाज़त नहीं होगी। रात देर गई की तस्वीरें आपके सामने हैं जी कि किस तरीके से वहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया था सड़क की मरम्मत और सड़क से मलबा हटाने के हवाले से। मेहाड़ रामबन का इलाका है, दोनों तरफ आप देख रहे थे कि रात से ही ट्रैफिक को रोका गया था एहतियातन, चूंकि मौसम तो अभी खराब नहीं हुआ था, लेकिन खुशगवार मौसम के बीच भी अचानक पत्थरों का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ। जो स्टोन शूटिंग है या पस्सियां गिरती हैं उनमें बड़े बड़े पत्थर आते हैं और कई बार गाड़ियां हादसे का शिकार हुई हैं। तो उन हादसात से बचने के लिए एहतियाती तौर पर जो शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक गाड़ियों को रोका गया, रात को भी और आज सुबह भी, क्योंकि नेशनल हाईवे अभी मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हुआ। खबर यह भी है कि कैफेटेरिया मोड़ रामबन, जहां से कल सुबह ही शुरुआत हुई थी, इस प्रोग्राम में ही कल सुबह हमने आपको बताया था कि नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। आज एक बार फिर यात्रा का जो काफिला है वो भी मुतासिर हुआ है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रकोट रामबन और इसके साथ साथ जो दूसरा रास्ता है वहां पर भी जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों को रोका गया है, क्योंकि अभी रामबन के अंदर जो यात्री हैं उनको जब तक ना निकाला जाए, उनको आगे की तरफ अपनी मंजिल की जानिब रवाना ना किया जाए, तब तक बाकी गाड़ियों को जम्मू से जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी भी तरीके से खतरे से बचने के लिए एहतियाती तौर पर ये इकदाम हैं। अब दूसरी जानिब आप देखेंगे कि तो इसका मुतबादिल क्या है, वो मुगल रोड है। मुगल रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है, तय शेड्यूल के मुताबिक दोनों अतराफ से गाड़ियां और जा रही हैं। लेकिन अगर इनकेस मौसम खराब होता है कहीं पर बालाई हिस्से के अंदर तो उसका असर जरूर मुगल रोड पर भी देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मुगल रोड और इसके अलावा श्रीनगर लेह रोड पर खबर यह है कि वहां पर गाड़ियां मामूल के मुताबिक, तय शेड्यूल के मुताबिक चल रही हैं, लेकिन नेशनल हाईवे बंद होने की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। नदीम इकबाल हमारे संवाददाता, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ हैं। नदीम, क्या मजीद अपडेट है? और खबर है कि यात्रा के काफिलों को भी आधे रास्ते में रोक दिया गया है। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जहां तक हम बात करें, क्योंकि हम देखें कि कल शाम से ही श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर मेहाड़ के मकाम पर शूटिंग स्टोन हो रहा है जी, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया था। अगर से कल शाम की हम बात करें, क्योंकि हमने देखा कि वक्फे से वहां पे शूटिंग स्टोन हो रहा था, उसके बाद कुछ देर के लिए गाड़ियों को अगर से चलने की इजाजत भी मिली थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि रात भर यह सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहा। और अभी की हम बात करें, क्योंकि कल और आज को जब हम कंपेयर करते हैं तो आज मौसम खराब है, तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त रामबन के सेक्टर में जो है चल रहा है और शूटिंग स्टोन के जो खदशात हैं वो ज्यादा हो गए हैं। लेकिन इस वक्त भी अगर हम बात करें, क्योंकि ट्रैफिक अथॉरिटीज की कोशिश है कि रोड को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, क्योंकि जो भी अमरनाथ यात्रा का जो जत्था था जिसे भगवती नगर जम्मू से रवाना किया गया था, इस वक्त उन्हें चंद्रकोट के मकाम पर जो है रुकाया गया है, क्योंकि जब तक रोड क्लियर होगा नहीं तो तब तक उस जत्थे को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। कुल मिलाकर ये कहें कि अभी भी वहां पे शूटिंग स्टोन का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि शूटिंग स्टोन हो रहा है, दूसरी तरफ में क्लियरेंस एजेंसीज भी वहां पे मुतहरिक है कि जैसे ही शूटिंग स्टोन का सिलसिला रुकेगा उसके बाद गाड़ियों को जो है चलने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि रोड क्लियरेंस में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। जब मौसम खराब हो जाता है तो जाहिर सी बात है परेशानी और बढ़ जाती है, मुश्किलात और बढ़ जाती है रोड क्लियरेंस में। और अभी भी जहां हम देख रहे हैं कि तेज बारिश का सिलसिला रामबन सेक्टर के अंदर जारी है, जिस वजह से
रोड क्लियरेंस में काफी सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। अब तो बारिश भी शुरू हो गई है नदीम, क्योंकि महकमा मौसमियात ने कहा था कि पैचेस में बीच बीच में बारिश हो सकती है रामबन से बनिहाल सेक्टर में। तो क्या किसी किस्म का कोई इम्कान है नेशनल हाईवे आज ओपन होगा या यात्रियों को जो है वो तरजीहात पर छोड़ा जाएगा, आगे जाने की इजाजत होगी किसी भी तरीके से दोपहर होते होते? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जब मौसम खराब होता है तो परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती है। जहां हम दूसरी तरफ बात करें कि अगर दूसरा कोई मुतबादिल रास्ता हमारे पास है नहीं कि जिस वजह से हम गाड़ियों को आगे चलने की इजाजत दें, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक मिहाड़ का मकाम है जहाँ पे शूटिंग स्टोन हो रहा है, लेकिन जिस तरह से बारिश का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे पास डिगडोल का मकाम है, बैटरी चश्मा का मकाम है, पनख्याल का मकाम है। अगर इस तरह की बारिश चलती रही तो आने वाले वक्त में वहां पर भी शूटिंग स्टोन और पसिया गिरने का सिलसिला शुरू होगा, जिस वजह से परेशानियां बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम खराब होता है तो हाईवे के हालात भी खराब हो जाते हैं। और मुतवादिल हमारे पास दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का जो जत्था है उसे यात्री निवास चंद्रकोट में रुकाया गया है। जब तक मौसम क्लियर नहीं होता है, जब तक रोड सिचुएशन बेहतर नहीं होती, तब तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ट्रैफिक अथॉरिटीज ने कल की डेट में ये क्लियर कर दिया था कि आज किसी भी गाड़ी को चलने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह फिलहाल बंद है, किसी को भी आज चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चंद्रकूट, रामबन और बाकी जो इस वक्त आसपास के हिस्से हैं जहां यात्रियों के लिए खुसूसी तौर पर इंतजाम किए गए, वहां जिन जिन काफिलों को नेशनल हाईवे के ऊपर छोड़ा गया था उनको रोका गया है। इधर जम्मू से नए काफिले को आज जाने की इजाजत सुबह सुबह नहीं दी गई है, क्योंकि पहले से जो महकमा मौसमियात की एडवाइजरी थी और तस्वीरें कल और रात देर गए की ऑपरेशन चल रहा है, बहाली का काम जारी है। इसमें अभी थोड़ी देर पहले जी डिप्टी कमिश्नर रामबन जो है उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने बिल्कुल वजाहत कर दिया कि कौमी शाहराह 44 मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है जी मिहाड़ रामबन के पास, क्योंकि कई मकामात पर, एक जगह नहीं है बल्कि कई मकामात पर शूटिंग स्टोन्स आई हैं और जो मौसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है इसमें रेस्टोरेशन ऑफ वर्क में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए आज किसी भी गाड़ी को फिलहाल चलने की इजाज़त नहीं होगी। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब बारिशों की हो रही है, बात जब मौसमी सूरत हाल की हो रही है, तो कल आपको याद होगा कि डोडा के अंदर किस तरीके का मामला सामने आया था, जहां पर ज़बरदस्त बारिशें हुई थी और फिर तुगयानी कुछ नालों के अंदर आई थी और ये भी कहा जा रहा था कि जनाब क्लाउड बर्स्ट हुआ है जी डोडा के कुछ बालाई इलाकों के अंदर, जिसके बाद रात देर गए तक मुकम्मल तौर पर डिटेल्स तो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि कल वाले मामले में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें 14 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मुकम्मल तौर पर नुकसान हुआ है क्लाउड बर्स्ट के दौरान। और जब इन सारे अमलाक को आप देखते हैं तो इनमें स्कूल भी है, रिहायशी मकानात भी हैं और दीगर चीज़ें भी हैं जहां पर लगातार नुकसान हुआ है। कल डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी इस पूरे इलाके का मुआयना किया गया और क्योंकि सूबाई कमिश्नर जम्मू ने हिदायत दी थी कि इलाके का जायज़ा लिया जाए, उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जाए। फिलहाल नुकसान कितना और हुआ है इसका हमें भी इंतजार रहेगा, क्योंकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस पूरे मामले पर नजर। वसीम गत्तू इस वक्त डोडा से हमारे साथ है। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है। कल ये खबर थी कि कुल मिलाकर 20 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है, जिनमें स्कूल है, टीआरसी की बिल्डिंग है, कुछ प्राइवेट इमलाक है, तो कुल मिलाकर 20 स्ट्रक्चर्स बताए जा रहे थे। क्या अब क्लियर हो गया सारा मामला, चूंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा कम हुआ है कल से, तो क्या कुछ सूरत हाल है, कितना नुकसान अभी तक हुआ है? देखिए, कल देर रात तक जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे जब बातचीत हुई, वो लगातार इसको एसेस कर रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं कि कितना नुकसान इस इलाके में है। जिस तरह से आपको बताएं कि हमारे पास जो खबर आई थी पहले 7 से ज्यादा कुछ चीजें बताई गई थी कि जो इनका स्ट्रक्चर जो वो मौजूद ही नहीं है ग्राउंड पे, पर उससे ज्यादा हम देख रहे हैं कि 20 से ज्यादा स्ट्रक्चर जो कल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से वहां के बात हुई, उनका यही कहना है कि 20 से ज्यादा जो स्ट्रक्चर है जिसमें एक स्कूल है, कुछ दुकानें हैं, कुछ घर हैं जो जमीन पे है ही नहीं कहीं। तो जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई, उनका यही कहना है 40 के आसपास जो ऐसे घर हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी टीम है वो वहां पे मौके पे मौजूद है, वो देख रही है कि कितना नुकसान इस इलाके के अंदर हुआ है और किन किन घरों को नुकसान हुआ है। और उसके अलावा जो छोटा मोटा नुकसान जो इर्द गिर्द में घर होते हैं वो भी कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा वहां पे बिल्कुल लगातार जारी है, इस चीज को देख रही है कि इस इलाके के अंदर कितना नुकसान हुआ। जमीन बहुत ज्यादा खिसक गई है, जो इलाके के अंदर लोगों की जमीन होती है वो खिसक गई है अपनी जगह से। तो कहीं ना कहीं हम ये बता सकते हैं कि नुकसान इस वक्त उस इलाके के अंदर काफी ज्यादा हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने आज वहां पे दौरा करना है और रेड क्रॉस के तहत डिस्ट्रिक्ट से देखूं तो कितना दूर है इलाका है जहां पर एक क्लाउड बस्ट की विजुअल्स हम कल से दिखा रहे हैं, नंबर 1। और क्या कोई जानी नुकसान की भी कोई इतला? देखिए, जानी नुकसान की कोई भी इतला सामने निकल के नहीं आई है। और
ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले ही ये चीज क्लियर की गई थी। और यहाँ से अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट डोडा से लगभग ये 55 किलोमीटर दूर है, एक हिली एरिया माना जाता है। उस हिली एरिया में इस तरह का मामला जो है सामने निकल के आया है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ तफसीलात फराहम करने के लिए। ये सारी सूरत हाल रही है, लेकिन इस मामले पर इसमें क्या नया था इसने बोला था और नुकसान। डोडा के हवाले से आपको खबर बताई जहां पर नुकसान हुआ है और इमदादी टीमें कल ही इंतजामी के मुताबिक रवाना की गई हैं और मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा भी देने की बात हुकाम की जानिब से कही गई है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा वुकला की भी करते हैं, क्योंकि मुलाजमीन के बाद वुकला भी आपको एहतिजाज पर नजर आएंगे। कॉल जहां पर गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि काम छोड़ हड़ताल इन वुकला की जानिब से जम्मू के अंदर की गई थी, एक बार फिर से कल और परसों यानी 22 और 23 तारीख को बार एसोसिएशन जम्मू की जानिब से एक बार फिर तमाम अदालतों का कामकाज बंद रख के हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। एहतिजाज दर्ज कराने की बात कही गई है। ये उस दिन हो रहा है जब ठीक 3 दिन पहले भी एक दिन के लिए कामकाज छोड़कर वुकला की जानिब से हड़ताल की गई और वुकला ये मान रहे हैं कि सरकार की जानिब से कुछ ऐसे फैसले लिए गए या कोविड के बीच में ऐसे मामलात रहे जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो भी जब आहते से बाहर गया, उसकी वजह से कामकाज काफ़ी मुतासिर हुआ। और जैसे CAT इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर तरीके से कामकाज कर रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज भी इस वक्त दी जा रही हैं, उस तरीके से जो हाई कोर्ट के अंदर कामकाज होना चाहिए था वो नहीं है, जबकि यहीं पर जो बुनियादी ढांचे की मजीद ज़रूरत थी उस पर भी बार एसोसिएशन के मुताबिक अभी तक कोई ख़ास तवज्जो मरकूज़ नहीं की गई। जो मजीद इमारत तामीर करने की और बाकी ढांचे के अंदर सहूलियात फराहम करने की बात बार बार हुकाम के नोटिस में लाई गई, लेकिन सिवाय यकीन दहानियों के उन्हें अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। MK भारद्वाज साहब, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू चैप्टर, इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज साहब ज्वाइन करने के लिए। वुकला एहतजाज पर है और ये मामला पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता करके उभर रहा था और कई बार ये भी कहा गया था कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर आपका अपना जो सिस्टम है चीफ जस्टिस के साथ ये मामला टेकअप किया गया और बहुत जल्द शायद इसका हल भी निकलेगा। क्या मैं ये मानूं कि लगातार एश्योरेंसेस के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसके बाद ही आपका ये बड़ा डिसीजन आया कि एंटायर जम्मू डिवीजन के अंदर जितनी भी अदालतें हैं वहां पर 2 दिन के लिए बाइकआउट की कॉल है, सस्पेंशन ऑफ वर्क का कॉल दिया गया? जी 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 देखिए, हमने LG साहब के नोटिस में ये बात लाई थी जी। LG साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल का काम जो है वो हाई कोर्ट प्रिमिसेस नहीं, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिमिसेस में कोई एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाइए जिसमें कैट का काम भी हो सकता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का रजिस्ट्रेशन वर्क भी हो सकता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी वहां पे एस्टेब्लिश हो सकता है। हमने ये भी बोला कि जितने भी ये कंज्यूमर कमीशन है, कंज्यूमर फोरम है और जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं सारे के सारे, चाहे वो लेबर ट्रिब्यूनल हो, ये सारे के सारे एक कैंपस में रहें। हमारे पास आपको इल्म होगा कि जो हाई कोर्ट यहाँ पे सिचुएटेड है और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वहाँ 600 के आसपास कनाल्स लैंड है, 600 कनाल। और अगर ये मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाना भी हो तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े आराम के साथ हमें LG एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकती है। और अगर ये हमें काम, ये हमारी बिल्डिंग बन जाए, उस बिल्डिंग में मैं नहीं समझता कि हमें कोई दिक्कत होगी। सभी वुकला साहिबान को, सभी लिटिगेंट्स को, जनरल पब्लिक को, जो भी कोई आता है तो उसको एक ही, बहुत से जगह ऐसी हैं यहाँ बिल्कुल ये क्लोजली सिचुएटेड होते हैं सारे ट्रिब्यूनल, कमीशन और कोर्ट्स, ताकि वुकला साहिबान को ज्यादा आगे पीछे दौड़ना ना पड़े। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए आपको दमाना जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए आपको ये तहसील ऑफिस है, वहां कोई सब रजिस्ट्रार बैठा होगा। तो ये डिफरेंट जगहों पे जो लोग स्कैटर्ड एरियाज में बैठे हुए हैं, ये सारी दिक्कत जो है वुकला साहिबान को ही नहीं लेकिन लिटिगेंट्स को भी बराबर इससे ये अफेक्ट हो रहे हैं।
तो उसके बाद क्या मैं ये मानूं कि आपकी लगातार मीटिंग्स का कोई बड़ा असर नहीं हुआ, कोई अभी तक सॉलिड डिसीजन नहीं है उसके बाद या ये 2 दिन की प्रोटेस्ट की कॉल? नहीं, फिलहाल तो देखिए ना, होता ये है कि हम इनको एक रिमाइंडर आप दे रहे हैं। हमने एक रिमाइंडर आप इनको दिया है कि आप इमीडिएटली करिए, नहीं तो फिर ये डिफेंस। देखिए 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता होता है कि आप मिलते हो, मीटिंग्स करते हो, इंटरेक्शन करते हो, अपनी डिमांड जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हो। वो हम कर चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में है सब कुछ। तो जब वो नहीं हुआ तो फिर ये एजिटेशनल पाथ तो नेचुरल कोर्स है। चुप तो रहेंगे नहीं मुखला साहिबान, खामोश तो रहेंगे नहीं। इनको तो अब ये वाला पाथ जो है इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, एजुकेशनल पाथ जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी भारद्वाज साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एमके भारद्वाज बता रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स तक लगातार ये बात बताई गई कि ये जो वकीलों का कामकाज बिखरा पड़ा हुआ है पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर, उसको ज़रा स्ट्रीमलाइन किया जाए, एक ही छत के नीचे रखा जाए ताकि लिटिगेंट्स को भी फ़ायदा मिले, वकीला भी अपने अपना काम कर सके और जो टाइम स्पेंड हो रहा है उसमें भी कोई ना कोई काम हो सकता है। फिलहाल 22 और 23 को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इतला के मुताबिक तमाम कोर्ट्स के अंदर, जम्मू डिवीज़न के कोर्ट्स के अंदर कामकाज मुतासिर रहेगा। अब आते हैं जी आगे, बात ज़रा करते हैं सोनमर्ग के उन ताजरों की जिनको लेकर कल शाम 5 बजे हमने बड़ी खबर आपको बताई थी। हमने आपको बताया था कि सोनमर्ग में आज ट्रेडर्स की बंद की कॉल होगी और फिर उसी बंद कॉल के फौरन खबर आने के बाद इंतजामिया भी मुतहरिक हुई है। यानी कहीं ना कहीं खबर का असर आप देखेंगे कि रात देर गए ट्रेडर्स फेडरेशन के जिम्मेदारों और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के कई अहम जिम्मेदारों के बीच मशावरत हुई है। रात 11 बजे तक मीटिंग्स का सिलसिला चला है, जिसके बाद आज जो बंद की कॉल सोनमर्ग ट्रेडर्स की तरफ से दी गई थी उसे वापस लेने का रात 11:15 बजे के आसपास ऐलान कर दिया गया है। और यह साफ कर दिया गया है कि इंतजामिया की तरफ से आज के दिन से ही, यानी आज से ही कई अहम काम हाथ में लेने का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि ताजरों का मानना था कि पिछले 4 साल से लगातार वो कस्मपुरसी के शिकार है। जो रोड डाइवर्शंस बनाई गई हैं, बाईपास से गाड़ियों को जाने की इजाज़त मिल रही है, उससे मकामी मार्केट के जो ताजिर है वो इंतहाई मुश्किल तरीन दौर में पहुंच चुके हैं। बैंक का कर्जा नहीं दे पा रहे हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। यही वजह था कि आज उनकी बंद कॉल थी, लेकिन इंतज़ामिया के साथ रात देर गए मीटिंग के बाद आज जो बड़ा ऐलान किया गया है वो ये है कि फिलहाल आज सोनमर्ग में बंद की कॉल को वापस ले लिया गया। उम्मीद है ट्रेडर्स को कि मामला हल होगा। क्या कुछ रात देर गए बयान जारी किया गया सदर ट्रेडर्स एसोसिएशन सोनमर्ग की तरफ से, जरा सुन लीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज सोनमर्ग के व्यापार मंडल की तरफ से एक बंद कॉल दी गई थी अपने जेन्युइन डिमांडों के लिए, जो कई महीनों या कई सालों से भी जूं के तू थे। लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है और बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले हैं जिन्होंने हमारे मसाइल आज दिन में उजागर किए, जिनमें सरफहरिस्त गुलिस्तान न्यूज़ है, ग्लेशियर टाइम्स है या और सारे चैनल्स हैं। उनके वजह से हमारे मसाइल उजागर हुए हैं। और ख़ासकर 5 का 5 जो आज मैं लाइव था गुलिस्तान न्यूज़ पे, तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि सोनमर्ग बंद है और सोनमर्ग कल बंद होनी थी। लेकिन हमारी जो डिमांड्स है, मुतल्लिका एसएचओ साहब ने हमें बुलाया और सीओ डेवलपमेंट अथॉरिटी सोनमर्ग, इन दोनों ने हमारे साथ इस वक्त 10 बजे से 11:05 तक रात की मीटिंग की कैप्टेरिया पार्क में, जिसमें ये तय पाया गया कि जो जेन्युइन डिमांड्स आप लोगों के हैं वो पूरी की जाएगी और टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग को फिर से रौनक बख्शा जाएगा। जैसा कि हमने लद्दाख करगिल ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स है या लोकल जो टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं या आउटसाइड जो हमारे स्टेट्स के टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको भी यहाँ लाया जाएगा। और ये आश्वासन दिया गया कि कल से इंशाअल्लाह रहमान बाज़ाब्ता तौर शितगढ़ी से ओपन रास्ता रहेगा
सोनमर्ग के लिए, और जो यात्रा के प्लान के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलेगा वो नेशनल हाईवे बाईपास की तरफ रवा दवा रहेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं अपने मार्केट से कि कल का जो हमारे कॉलेज हड़ताल की कॉलेज थी वो कल इंशाअल्लाह रहमान आप नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह रहमान कल ट्रेडर्स फेडरेशन रात देर गए बयान जारी करते हुए कह रहे थे कि इदारों की तरफ से उनके साथ राब्ता किया गया, ओपन मार्केट करने की बात कही गई, यानी आज कोई हड़ताल नहीं होगी, क्योंकि एश्योरेंस दी गई थी कि जिस ट्रैफिक सस्पेंशन को किया गया है उसको बहाल किया जाएगा। सोनमर्ग की खूबसूरती को देखने के लिए जो लोग जाना चाहते हैं उस मार्केट से उन्हें जाने की इजाज़त होगी, लेकिन यात्रा चूंकि सिक्योरिटी कंसर्न है इसलिए वो नेशनल हाईवे के जरिए से ही जाएगी। देखना होगा कि अब कितना फ़ायदा ट्रेडर्स को मिलेगा। बहरहाल इंतज़ामिया रात देर गई हरकत में दिखी, खबर का असर या खबर नशर होने के फौरन बाद। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की तरक्की की करते हैं और उन मंसूबों की करते हैं जिनको लेकर पिछले 1.5 साल के दौरान कई बार बातें हुई, लेकिन अब ब्लैक एंड व्हाइट में मामला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चला गया, यानी बात लोकसभा से सामने आई है। तहरीरी सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर के मामले पर मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जवाब दिया गया और कहा गया कि तकरीबन 36,000 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल जमीन जो है वो देने का फैसला ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की जमीन जो है नेटवर्थ जिस जमीन की है वो जनाब अलॉट की गई है इंडस्ट्रियल लैंड जम्मू कश्मीर के अंदर। और इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस जो हैं उस पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी, जो एप्लीकेशंस आई हैं, जो दरख्वास्तें आएंगी, तकरीबन 54,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट के तौर पर आएगी। और अभी तक ये सिर्फ फरवरी 2021 तक के आंकड़े लोकसभा के अंदर दिए गए। कहा गया कि एप्लीकेशंस जो आई हैं जिन्हें मंजूरी दी जा रही है उससे हमें तकरीबन 54,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट होगी। फरवरी 2021 तक का यह आंकड़ा था। उसके बाद यह भी कहा गया कि जब ये इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी तो 36,000 करोड़ रुपए तक की जो मालियत की जमीन है इंडस्ट्री की वो वहां पर दी गई है और दी जा रही है। साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर यकसा तरक्की के मौके फराहम किए जा सके। नित्यानंद रॉय जो वजीर ममलिकत बराए दाखिला है उनकी तरफ से तहरीरी सवाल के जवाब में ये सारे बातें कही गई। कहा गया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहाई जरूरी है ताकि सनतकारी के लिए मौके फराहम हो, सनतकार बाहर से आए, मुल्क से आए, वो अपनी सन्नत को वहां पर लगाए। उससे दो तरह का फायदा होगा, एक रियासत की इकोनॉमी बूस्ट होगी और दूसरा बेरोजगारी पर काबू पाया जाएगा। यही वजह है कि मुख्तलिफ मकामात पर जो जमीनें रखी गई थी इंडस्ट्रीज के लिए उनकी माली जो असासा है वो 36,000 करोड़ रुपए की जमीनें हैं जिन्हें अभी तक बांट दिया गया है। और आगे यह भी कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज सन 2015 में जो शुरू किया गया था इस पर कई अहम और हसास प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया गया है। 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मुख्तलिफ तकरीबन 15 मिनिस्ट्रीज के अंदर इम्प्लीमेंट होने थे जिस पर 58,477 करोड़ रुपया खर्च होना था। लगभग वो पावर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट और दीगर इदारे हैं, वहाँ पर ये रकूमात जो है वो खर्च कर दी गई है। और 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में से 29 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किए गए हैं। बाकी मानदा प्रोजेक्ट 8-9 प्रोजेक्ट जो हैं उस पर काम लगातार जारी है, दूसरे या तीसरे मरहले पर काम आ गया है और बहुत जल्द वो सारे अहम और हसास प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल होकर सामने आएंगे। अब ये जब ये बातें बताई जा रही थी लैंग्वेजिंग प्रोजेक्टों का भी इस मामला सामने आया। कहा गया कि 1193 प्रोजेक्ट जिन पर 1984 करोड़ रुपया खर्च किया गया जी लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स के तहत इन्हें मुकम्मल कर दिया गया और आने वाले चंद सालों के अंदर मजीद लैंग्वेजिंग प्रोजेक्टों पर पैसा दिया जा रहा है, पैसा जनरेट भी किया जा रहा है, मरकज की तरफ से भी दिया जा रहा है, इन्हें भी पूरा किया जाएगा। मरकजी वजीर ने कल इसमें और वजाहत करते हुए यह भी कहा है कि कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम शद्दमत से जारी है, जिनमें एम्स चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, 7 मेडिकल कॉलेज, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 15 नर्सिंग कॉलेज,
इन पर काम लगातार जारी है। इसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, ये फंक्शनल बनाए गए हैं। इसके अलावा पावर प्रोजेक्टों पर भी काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हो रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में 3 से 5 हज़ार मेगावाट बिजली जो है वो मजीद चंद महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को मिल सकती है। पब्लिक सेक्टर के अंदर रोजगार फराहम किया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार फराहम किया गया और सरकारी सेक्टर के अंदर भी रोजगार को फराहम करने की बातें और दावा कल सरकार की तरफ से पेश किया गया। 17.2% हमारी आज के दिन में बेरोजगारी की शरह है। 30,000 नौकरियां सरकारी तौर पर और 2 से 2.5 लाख रोजगार जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर देने की बात इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनाब कुछ नहीं हो रहा है, तो मरकज ने 2019 से पहले क्या कुछ हुआ, 2019 के बाद किस तरीके का माहौल है, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में क्या कुछ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में ऐवान के सामने रख दिया है। जी आसिफ। चलिए, इंडस्ट्रीज के हवाले से बात हो रही है तो मजीद आगे बढ़ेंगे, जहां पर दिल्ली के अंदर जवाब दिया गया, ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी मजीद इकदाम उठाने पर जोर दिया जा रहा है। और इस सिलसिले में अहम खबर ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी सनती तरक्की या सनती इनकलाब का जो बार बार नारा दिया जा रहा, उस पर फोकस करने के लिए इंतजामी सतह पर क्या कामकाज इस वक्त हो रहा है। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की तरफ से जो डायरेक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के, उनके साथ उन्हें ये भी हिदायत दी है कि वो मीटिंग करें लगातार चैम्बर और इंडस्ट्री या जो इनके साथ इनसे वाबस्तगी जिन जिम्मेदारान की है, जिन लोगों के उनके साथ राब्ते में रहा जाए, उनके जो इश्यूज़ हैं, मामलात हैं और उन पर संजीदगी से गौर करने की वक्त की ज़रूरत है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, क्योंकि वो भी इन मीटिंग्स का हिस्सा रहते हैं, और उनसे भी ये कहा गया कि वो जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे वो मुलाकातें करेंगे और साथ ही साथ हर 3 महीने के दौरान जो मामलात हैं, जो चैलेंजेस हैं बिजनेस में, उनको हल करने की कोशिश होगी। ये तब हो रहा है जब दिल्ली के अंदर सरकार आदादुशुमार गिनवा रही थी और बता रही थी कि 3 वर्षों में या 3.5 वर्षों की इस मुद्दत के दौरान सरकार की जानिब से क्या कुछ किया गया। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से 25 जून को भी इंडस्ट्री लीडर्स के साथ या कुछ नुमाइंदों के साथ जो मुलाकात हुई थी, उसमें भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग एसोसिएशन के जिम्मेदारान मुख्तलिफ हिस्सों से या दोनों सूबों से गए थे जिनकी रिप्रेजेंटेशन थी। श्रीनगर के अंदर जब मुलाकात हुई थी तो इस बात को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया था कि कैसे बिजनेस के बीच अगर कोई रुकावटें पैदा आ रही हैं, किसी भी तरीके से अड़चने हैं, उसको टैकल करने के लिए ज़मीनी सतह पर क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं। जून में जम्मू के अंदर मुलाकात हुई, बल्कि श्रीनगर के अंदर मुलाकात हुई और अब जाकर अगस्त के पहले हफ्ते में मुलाकात रखी गई है जम्मू के अंदर भी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर दोबारा इन्हीं मामलात को एक बार फिर डिस्कस करने वाले हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक इसमें कौन से ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं आने वाले दिनों के दौरान, जो खास तौर से इस राह में जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के जो नुमाइंदे हैं, जिम्मेदारान हैं, उनके साथ बात करके इन मसाइल को कैसे दूर किया जा सकता है, जो पेचीदगियां हैं इनको ख़त्म करने की कोशिश है, उस पर तफसीली तबादला ख्याल और लाएमल तैयार किया जाएगा। हमारे साथ सैयद जमुल इसी खबर पे श्रीनगर से बराह रास्त हैं। सैयद जमुल, ये मुलाकात काफ़ी अहम है, अगस्त के पहले हफ्ते में एक और मीटिंग होने जा रही है, क्या प्लान तरतीब दिया जाएगा, और जो दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में आदादुशुमार दिए गए हैं गुज़श्ता 3 वर्षों के, क्या ये एक मैसेज था जम्मू कश्मीर को डायरेक्टली, और जम्मू कश्मीर के में भी इसी सिलसिले में तैयारियां मजीद तेज कर दी गई हैं कि बिजनेस के दौरान जो रुकावटें उनको दूर तो किया जाए, लेकिन हर 2 से 3 महीनों के दौरान उन इश्यूज के साथ भी उन्हें टैकल किया जाए जो खास तौर से इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स वालों के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर में जब भी वज़ीर आला इक़्तिदार संभालते आए तो पहला उनका जो तकरीर होता था कि सरकारी नौकरियां अब हमारे पास नहीं है, लिहाजा आप प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, और इस रिवायत को कभी तोड़ने की या खत्म करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर साहब ने भी कोशिश नहीं की। और बेशतर मौकों पर अपनी अपनी तकारीर में कहा जाता है कि आप अपना बिजनेस खोलिए, और इस बिजनेस को 35 से 370 की मनसूखी के बाद, अबॉलिश करने के बाद कहा गया कि जम्मू कश्मीर में सनती इनकलाब जो है वो शुरू किया जाएगा, और सनती दौर, मशीनों का दौर, और उसके बाद इन नौजवानों को जिन्होंने सलाहियत साजी में कोई कमी नहीं है और टेक्निकल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ये भी तजारत में आएंगे। लेकिन जिन मुलाकातों का आप तज़किरा करते हैं, उम्मीद करते हैं चूंकि रवा साल के दौरान ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के अहम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स की मीटिंग नई दिल्ली में हुई, और उसके बाद आसार और इंडिया लगा कि शायद जम्मू कश्मीर आते आते वापसी में किसी बड़ी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। अब चूंकि इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, चैम्बर के जो
मुख्तलिफ जोमा है, मुख्तलिफ ओहदेदार है, उनकी उम्मीदें अभी तक भर नहीं आई और लगातार मीटिंगों के बाद प्राइम मिनिस्टर लेवल तक मीटिंग करने के बाद जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेटअप, टूरिज्म को बढ़ावा, फाइनेंशियल जो लॉसेस हुए हैं उसको किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा, ये मीटिंग का बड़ा अहम शुमार होगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि जिस वक्त आप बैनुल अक़वामी सतह की मीटिंग का तज़किरा जम्मू कश्मीर में करते हैं तो उम्मीद है कि बिजनेस यूनिट होल्डर्स जो है, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जम्मू कश्मीर के नामी गिरामी, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों, कश्मीर के खनमु प्रोविंस के हों, बाकी जगहों पे हों, उम्मीद की जाती है कि जो नई पौध है अब वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इस तजारती अंजुमनों के साथ जुड़ के जो सरकारी रोजगार के वसाइल कम होने लगे हैं उसकी भरपाई की जाए। लेकिन मीटिंग में कोई एजेंडा जो है वो जम्मू कश्मीर में जो तामीर और तरक्की है, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेटअप को और बाकी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है। और ये किस तरह से मुमकिन है जब आपको जम्मू कश्मीर में बैंक से कर्जा हासिल करने के लिए आपको बड़ी जदोजहद करनी पड़ती है, आपको मामूली पानी और वाटर टैप का कनेक्शन हासिल करने के लिए आपको महीनों लग जाते हैं। जिस वक्त आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस तरह से तजारती अंजुमनों की दोबारा असर नौ सरगर्मियों को देखते हैं तो रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स बड़ा लाजमी था और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इनकी मीटिंग मुतवातिर तौर पर लगातार होनी चाहिए थी चैम्बर के साथ, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के साथ, लेकिन फिर वक्त जो ऐसा माहौल मुझे नजर नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल इस बात की वजाहत कर दी है कि चीफ सेक्रेटरी लेवल पर हर 3 महीने में एक मीटिंग होगी, डायरेक्टरेट लेवल पर ट्रेड एंड चैम्बर से वाबस्ता लोग जो हैं उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। कंसल्टेशन प्रोसेस को बढ़ाने की बात कही दी गई है ताकि जो ग्रीवेंसेस ट्रेडर्स के हैं वो हाईएस्ट लेवल पर जो है वो एड्रेस किए जा सके। शायद यही एक बड़ी वजह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात को समझते हुए कल ये ऑर्डर्स इसी मीटिंग के अंदर जारी कर दिए थे। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा वजीर दिफा राजनाथ सिंह की करते हैं क्योंकि खबर यह है कि राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं और सोबा जम्मू के अंदर एक बड़ी फंक्शन से खिताब भी करेंगे। अगरचे ये तकरीब गैर एनजीओ की तरफ से जो है वो मुनक्किद की जा रही है जिसमें सन 1947 से लेकर सन 1922 तक जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जिन्होंने अपनी जानों का नजराना जम्मू कश्मीर के अंदर पेश किया है, उनके अहल खाना की इज्जत अफजाई के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए इस तकरीब का एहतमाम किया गया है। माना जा रहा कि इसी तकरीब के सदारत के लिए राजनाथ सिंह और आरएसएस के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है दत्ता भाई होसेबाल वो जी जम्मू आएंगे जुलाई 24 तारीख को। आरएसएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जम्मू में 24 तारीख को मौजूद रहेंगे जहां पर उन फैमिलीज के साथ जो आर्मी की है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की है, जम्मू कश्मीर पुलिस की है, सन 47 के बाद जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया और उन एहलकारों के उन जो लोग उनके हैं उनके साथ बैठकर इस तकरीब का हिस्सा बनेंगे वज़ीर दिफा। याद रखिएगा वज़ीर दिफा का ये दूसरा दौरा होगा। इससे पहले जून 17 को जब 200वीं बरसी थी महाराजा गुलाब सिंह साहब की, उस मौके पर भी वज़ीर दिफा जम्मू के अंदर मौजूद थे और उस वक्त उन्होंने इशारों किनारों में एक बात बताई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द इंतखाबात हो सकते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों में मसरूफ है। वहीं पर इस दौरे के बाद दोबारा से जम्मू का दौरा करना और उनके साथ साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी आरएसएस के होना इस बात की गम्माज है और इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की मीटिंग्स इस बात का इशारा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे हैं और शायद राजनाथ सिंह बीजेपी की तरफ से एक अहम तरीन कड़ी के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर देखे जा सकते हैं आने वाले चुनाव में, क्योंकि लगातार उनका जम्मू कश्मीर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिर्फ 2 महीनों के दौरान दूसरी विजिट होगी डिफेंस मिनिस्टर की जम्मू के अंदर। अगरचे ये मीटिंग डिफेंस के एतबार से नहीं है, वजारत दिफा के एतबार से नहीं है, लेकिन एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के उन फैमिलीज को याद किया जाएगा जिन्होंने सन 47 से लेकर सन 2022 तक अपनी जानों का नजराना मुल्क की हिफाजत के लिए किया है। तो 24 जुलाई 2022 राजनाथ सिंह का दौरा जम्मू कश्मीर और जम्मू के अंदर खुसूसी तकरीब से करेंगे सदारत राजनाथ सिंह साहब।
24 तारीख को ये दौरा और इसके लिए तैयारियां जम्मू के अंदर की जा रही हैं। हालांकि एक एनजीओ है जिसका लेना देना आरएसएस के साथ है और इस प्रोग्राम को उन तमाम लोगों के लिए रखा गया है। 2000 के करीब फैमिलीज हैं जिनका कोई घर का कोई फर्द किसी भी जंग में या जंग के अलावा भी किसी ऑपरेशन में मुल्क की सलामती को यकीनी बनाते हुए चल बसा है, जाने कुर्बान किए, उन सभी लोगों को याद किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात यात्रा के हवाले से मजीद करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि यात्रा आज जम्मू से रोक दी गई है। ख़राब मौसम की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर भी ट्रैफिक बार बार रुक रहा है, तो फिलहाल यात्रा को नहीं छोड़ा गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप गुज़श्ता 24 घंटों तक आप देखेंगे जो आंकड़ा ऑलरेडी 2,20,000 के पार पहुंच चुका है। जिन यात्रियों ने 21 अलग अलग ग्रुप्स में अभी तक कुल मिलाकर जो जम्मू से रवाना किए गए हैं, दर्शन कर लिए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जो कल काफिला रवाना हुआ था और 11,000 से ज़्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं, जो कि जम्मू से और उसके बाद फिर वादी कश्मीर में साउदर्न पार्ट से और सेंट्रल कश्मीर से जिनको रवाना किया गया था। इसके अलावा 2 और यात्री जो कि बताया जाता है कि हरकत कल्ब बंद होने से जिनकी मौत हुई है, एक खातून है इनमें। इस तरीके से ये तादाद जो पहले ही 15 से पार हो चुकी है, एक खातून यात्री हैं और साथ ही साथ एक टेंट का एक मालिक बताया जाता है कि जो पंजतरनी के मकाम पर, और दोनों की मौत हार्ट अटैक की वजह से बताई जा रही है। और यात्री जिनकी मौत हुई है बताया जाता है कि उनकी शनाख्त रंजना रामाचंद्रा शिंदे के बतौर हुई है। 56 साल इनकी उम्र है, महाराष्ट्र से इनका ताल्लुक है और ये नेचुरल डेथ है जो करार दी गई है। इसी तरीके से बताया ये भी गया कि पंजतरनी में जहां पर अस्पताल में इनकी डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया और उसके बाद बालतल आगे का जो प्रोसेस है, कानूनी लवाजमात पूरी करनी है, वो करने के बाद इनको आबाई रियासत के लिए वापस रवाना कर दिया जाएगा। वहीं गुलाम मोहम्मद जो कि बताया जाता है, गुल मोहम्मद माफ़ कीजिएगा, और पहलगाम के अंदर जिनकी मौत हुई है टेंट के मालिक थे और यहाँ पर भी इनको भी चॉपर की यानी हेलीकॉप्टर सर्विस का सहारा लेकर इनको भी जो कानूनी लवाजमात बाकी पूरी करनी थी वो उनको पूरा किया गया। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो किसी यात्री की ये यात्रा को कामयाब बनाने वालों की अभी तक जो अमवात हुई है, ये सिलसिला 18 के पार जाकर पहुंचा है और इनमें 2 लोग ऐसे हैं। एक इससे पहले एक शख्स जो कि घोड़े से गिरकर जिसकी मौत हुई थी कोकरनाग से, एक मकामी नौजवान था, और उसके बाद गुल मोहम्मद ये दूसरा ऐसा नाम है जिनने इस यात्रा के दौरान अपनी जान गंवाई है। जबकि इसके अलावा जो यात्री हैं, अगर आप 8 जुलाई के हादसे को अलग रखें तो उसके अलावा भी 1.5 दर्जन से ज़्यादा यात्रियों की अब तक मौत हुई है। लेकिन वजूहात इनमें बेशतर लोगों के अमवात के पीछे बताई गई है कि कुछ लोग बीमार थे, कुछ की हरकत कल्ब अचानक बंद हुई, ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, ये सारे मामले समंदर से आप काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, ऑक्सीजन ऑलरेडी कम होता है वहाँ पर, और अगर आपकी जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त नहीं है तो कई मुश्किलात से आपको दो चार होना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश, जो जज्बा है यात्रा को लेकर, वो अभी भी बरकरार है जम्मू के अंदर भी, और मुल्क के कई रियासतों के अंदर जिन यात्रियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की है वो लगातार इसके इंतज़ार में है कि कब वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे वहाँ गुफा के अंदर। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। आज का दिन इंतहाई अहम है, पूरी दुनिया का कैमरा आज फिक्स रहेगा दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर आज एक और हिस्ट्री जो है वो रकम होने जा रही है, एक और हिस्ट्री जो है वो तहरीर होने जा रही है, क्योंकि मुल्क के नए सदर के इंतखाब का ऐलान आज होने जा रहा है। आज हिंदुस्तान को मिलेगा 15वां सदर, और कौन होगा 15वां सदर, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा 12 बजे तक का, क्योंकि 11 बजे वोट शुमारी का अमल पार्लियामेंट के अंदर शुरू होगा और माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर यह पता लगेगा कि देश का 15वां, मुल्क का 15वां सदर कौन हो सकता है। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू एक तरफ से हैं और एक तरफ से बिखरा अपोजिशन जो है वहां पर यशवंत सिन्हा साहब नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन वोटिंग हुई थी, क्रॉस वोटिंग की खुलेआम बातें सामने आ रही थी, उसके बावजूद भी अभी तक जो सियासी पंडित है उनका मानना है कि जिस तरीके के आसार दिख रहे हैं और जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें द्रौपदी मुर्मू साहिबा एक वाजिया अक्सरियत से सदर के ओहदे के इंतखाब के लिए जीत सकती है, जिसके लिए वोट शुमारी का अमल 11 बजे शुरू होगा। कुल मिलाकर 4,809 वोट पड़े हैं, जिनमें 775 एमपीज के वोट हैं,
473 इलेक्टेड एमएलए के वोट हैं, ये मुख्तलिफ रियासतों के अंदर पड़े हैं और सारे वोटिंग बैलेट पेपर जो है वो कल पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिए गए थे और कुल मिलाकर 99% वोटिंग इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिकॉर्ड की गई थी और ये बताया गया था कि 99% वोटिंग जो है वो हुई है। एक तरफ से यशवंत सिन्हा है, एक लंबी जदोजहद वाली लड़ाई उनकी जिंदगी है, फॉरेन मिनिस्टर से लेकर अपना मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस तक उन्होंने देखी है, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, पॉलिटिक्स की एक बड़ी जर्नी उसके पास है। और दूसरी तरफ से द्रौपदी मुर्मू जो गवर्नर भी है और उस कबीले से ताल्लुक रखती है जहां से शायद ही अभी तक कोई इतने अहम और बड़े ओहदे पर पहुंचा हो। तो देखना होगा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद वर्सेस यूनाइटेड अपोजिशन का खेल है और इसमें आज 15वें सदर के इंतखाब का ऐलान होगा। सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस के अंदर वोटिंग का अमल शुरू होगा। राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है पीसी मोदी, उन्हें चीफ रिटर्निंग ऑफिसर नामजद पहले ही कर दिया गया था और उनकी निगरानी में वोट अमल 11 बजे शुरू होगा। दिल्ली पर सबकी नजरें रहेंगी। तो आज के दिन शुरुआत में जो बताया था कि आज ही के 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मुल्क की पहली खातून सदर बनी थी, लेकिन 15 सालों के बाद शायद यह तारीख एक बार फिर से बनने जा रही है। अगर चूंकि इस वक्त अलग अलग रिपोर्ट्स को देखें तो यशवंत सिन्हा पर द्रौपदी मुर्मू जिनको बर्तरी हासिल है, लेकिन नताइज तकरीबन 12 बजे के आसपास क्लियर हो जाएंगे। ठीक अब से 1.5 घंटे बाद काउंटिंग का सिलसिला 11 बजे शुरू हो जाएगा नई दिल्ली में। लेकिन नई दिल्ली पर आज सबकी नजरें एक और खबर को लेकर भी है। आगे बढ़ेंगे, बात कांग्रेस की बुरी सदर सोनिया गांधी की भी करते हैं क्योंकि उन पर भी सबकी नजरें मरकूज हैं। आज उनके बेटे यानी राहुल गांधी को जहां पर पहले से ही लगातार बैक टू बैक 4 से 5 मरतबा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूछताछ की थी, वहीं सोनिया गांधी से भी आज पूछताछ दिल्ली के अंदर होने जा रही है। उनको समन जारी किया गया था, पहले बीमारी की वजह से नहीं हाजिर हो सकी, लेकिन अब नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में आज उनसे पूछताछ होगी। लेकिन उनकी पूछताछ की जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ रही थी, कांग्रेस ने भी उनको समन जारी करने के खिलाफ एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ एक और महाज पर लड़ाई शुरू कर दी है। मुल्क भर के अंदर आज कांग्रेस एक तरफ एहतजाज करेगी, दूसरी तरफ आज सवालात और जवाबात का सिलसिला सोनिया गांधी से नई दिल्ली के अंदर। अच्छा जी, जहां एक तरफ से पार्लियामेंट पर सबकी नजर रहेगी 11 बजे कि द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा, वहीं पर 11 बजे अपने घर से रवाना होंगी कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर की ओर और अकबर रोड से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर तक सिक्योरिटी को ब्रीफ कर दिया गया है। कहीं पर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं और आने जाने पर खासी नजर रखी जा रही है क्योंकि कांग्रेस ने आज पूरे मुल्क के साथ साथ दिल्ली के अंदर हल्ला बोलो ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि कांग्रेस सदर से पूछताछ क्यों? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड मामले पर 50 घंटे से ज्यादा देर तक राहुल गांधी से कई मर्तबा बातचीत की, सवाल जवाब पूछे और 50 घंटे की तवील मशक्कत के बाद उन्हें फिलहाल एक साइड कर दिया गया और उनकी वालिदा जो नेशनल हेराल्ड केस की अहम तरीन रुकन है, उनसे आज से पूछताछ होगी। अब देखना होगा एक दिन या बेटे की तरफ 50 घंटे वहां पर लगेंगे सोनिया गांधी को, लेकिन बड़ा सवाल यहां मुल्क के अंदर पूछा जा रहा है। जब मुल्क के अंदर कई दीगर हस्तियों को, कई पॉलिटिकल लीडर्स को, सोशल एक्टिविस्ट को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की समन्स आती हैं, तो तब हिज़्ब इख्तिलाफ या दीगर जमातें खामोश। आज अगर कांग्रेस सदर से सवाल पूछा जा रहा है तो हंगामे की वजह क्या है? बीजेपी लगातार सोशल मीडिया से यह सवाल पूछ रही है। कांग्रेस ऑफिस के अंदर गहमा गहमी तेज हुई है, कई रियासतों के बड़े लीडरों को तलब कर दिया गया है, एनएसयूआई और दीगर जमातों को भी मुतहरिक रहने के लिए कह दिया गया है। देखना होगा कि आज का दिन किस तरीके से दिल्ली के अंदर गुजरेगा। 11 बजे निकलेंगी सोनिया गांधी घर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर और 11 बजे ही नए सदर की वोटिंग का अमल भी शुरू होगा, यानी दोनों बड़ी खबरें 11 बजे से शुरू हो जाएंगी। अब जरा तीसरी अहम खबर ये इत्तला भी है उन नौजवानों के लिए जो JEE एग्जामिनेशंस, मेन एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे थे। रात देर गए अनाउंसमेंट हो गई है JEE के हवाले से और इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि JEE इम्तिहान जो 21 जुलाई को होने वाला था, वो जो होने वाला था एग्जाम था, वो फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पोस्टपोन करने की कोई भी
वजह सामने नहीं रखी है। दूसरा सेशन है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है मेन का, जो पोस्टपोन हुआ है और अब ये लिया जाएगा जी जुलाई 25 तारीख को। पहले ये 21 तारीख को था, अब 21 के बदले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी तारीख 25 कर दी है और एनटीए ने कोई भी वाजिया बात इसके पीछे नहीं रखी कि 21 के बजाय 25 को इम्तिहान क्यों लिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम शेड्यूल था 21 तारीख को और 30 तारीख तक ये चलना था, अब इसको 25 तारीख से ले लिया गया। दैट मीन्स ये और भी आगे जो है वो जाएगा। तो वो तलबा जो JEE मेन इम्तिहान में शिरकत की तैयारी कर रहे थे उनको और ज़्यादा मेहनत करने का थोड़ा सा वक्त मिलेगा। अब 21 के बजाय 25 तारीख को JEE मेंस इम्तिहान लिया जाएगा। JEE का इम्तिहान अब 21 के बजाय 24 को होगा। मजीद आगे बढ़ेंगे। अब बात जरा कोविड-19 के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से वो केसेस जिसका इंतजार शायद ना किया जाए और ना ये कभी सोचा था कि आप थर्ड वेव की तरफ जाएंगे, और हर गुजरते दिन के साथ 12 घंटों के बाद ऐसी इतलात आएंगी कि रिकॉर्ड तोड़ इजाफा केसेस में होगा। कोविड के योमिया केसेस फिर बढ़े हैं, 100 केसेस का इजाफा हुआ है पिछले 24 घंटों के जो केसेस थे उसके मुकाबले। 333 केसेस हमारे सामने गुज़श्ता जो 48 घंटों के केसेस थे, लेकिन जो पिछले 24 घंटों के केसेस हैं उनने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। पिछले 24 घंटों का 434 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, और इसमें बहुत सारी वजूहात और उसके बाद जो शक व शुबहात और जो अब एडवाइजरी कमेटियों की तरफ से या फिर माहिरीन और मौलजीन कह रहे हैं उस पर भी हम जरूर जाएंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में आप देखेंगे तो 434 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए जम्मू कश्मीर यूटी के दोनों सूबों से। एक शख्स की मौत हुई है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो जम्मू के अंदर और कश्मीर सूबे के अंदर जो केसेस आए हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि केसेस किस हद तक पहुंचे हैं कि सिर्फ 2 अजला के अंदर, यानी जम्मू सूबे में जम्मू जिला सरे फहरिस्त, श्रीनगर कश्मीर सूबे के अंदर सरे फहरिस्त, जहां पर 150 के करीब केसेस आए। ये सिर्फ एक जिले की मैं बात कर रहा हूं, जबकि जम्मू प्रोविंस के अंदर सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो 154 केसेस के साथ सरे फहरिस्त है। अगर 2 अजला से 300 केसेस आते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन अजला में सबसे ज्यादा कारोबार, जहां पर सबसे ज्यादा सरगर्मियां, जहां पर सबसे ज्यादा कामकाज और मसरूफियात नजर आती हैं, वहां पर केसेस का बढ़ना किस तरह एक अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्मिंग ट्रेंड है। और यही वजह है कि इंतजामिया ने तकरीबन 8 से 10 अजला में जम्मू से लेकर श्रीनगर तक वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मास्क पहनना अवामी मकामात पर लाजमी तो करार दिया। लेकिन 2 तरह की चीजें या 2 अलग अलग ओपिनियंस इस पर सामने आते हैं। एक बड़ी तादाद है जो इंतजामिया के फैसले के साथ है और सख्ती से पहले दिन भी बहुत सारे इलाकों के अंदर इन आदेशों का, इन अहकामात पर अमल दरामद हुआ, पालन किया गया, मास्क तकसीम भी किए गए, पहने भी गए। लेकिन एक बड़ा तबका वो भी है, ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि इंतजामिया ऐसी टीमें भी तश्कील दे जो मार्केट्स के अंदर ताजरों के साथ साथ उन तमाम लोगों पर नजर रखें जो खरीदो फरोख्त करते हैं, यानी जो कस्टमर्स हैं उन पर भी, ताकि कहीं पर भी लोकल लेवल पर लापरवाही ना हो और ये डर लोगों के अंदर बिठाया जा सके कि मॉनिटरिंग टीमें बाजारों के अंदर हैं, अगर आपके चेहरे पर मास्क नहीं है तो 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब जब मौलजीन की राय इस पर लेते हैं तो वो ये मानते हैं कि मौजूदा वक्त में केसेस बढ़ने का अंदेशा या खतरात या इशारा शायद इस बात की तरफ भी है कि कोविड-19 के पीछे की जो वजूहात हैं, शायद उस वायरस को, उस ट्रेंड को भी हमें देखना होगा जो पिछले दिनों पूरे मुल्क के अंदर ओमिक्रॉन के नाम से देखा गया। कहीं वो एक बैकबोन बनकर कोविड के बीच इसको आगे बढ़ाने में मदद तो नहीं कर रहा। ओमिक्रॉन के सामने आए हैं और ये जो नए अक़साम, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि BA.275, BA.238, BA.5.2 ये नए अक़साम आए हैं, न्यू वेरिएंट आए हैं कोरोना के, जो तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने, चाहे जम्मू प्रोविंस हो, कश्मीर प्रोविंस हो, सबको अलर्ट कर दिया। CMO से कह दिया गया कि टेस्टिंग फैसिलिटी को तेज़ कर दिया गया, वैक्सीनेशन को और तेज़ किया जाए और साथ साथ बाज़ारों और दीगर जगहों पर भी जो है वो नज़र रखी जाए। तो आलमी वबा वायरस जो कोविड वायरस है, इसकी चौथी लहर ने जम्मू कश्मीर में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। मैं लगातार इबाहम के बिना इस बात को कहता हूं कि तशवीशनाक सूरत हाल है। कहाँ 50, 60 और 400 तक आना, 434 अफराद पॉजिटिव, 1 लुकमा अजल, शफायाब 111 हुए हैं, 185 कश्मीर वादी, 248 जम्मू सूबे में,
महलिकीन की तादाद पहुंच रही है। कुल मिलाकर जो मरे हैं जी वो 4000 से ऊपर चला गया है। फाल मामलात भी बढ़ रहे हैं और शिफायाबी सिर्फ 111 की हुई है। अगरचे अभी जम्मू और कश्मीर को जब आप देखेंगे तो जम्मू के अंदर इस वेरिएंट को तेजी के साथ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। कश्मीर में थ्रेट बहुत बड़ा हुआ है, यही वजह कि अस्पतालों का रुख, डॉक्टरों का रुख, प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख जो है वो सबसे ज्यादा किया। तो मेहरबानी करके जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है महकमा सेहत की हुई तरफ से, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उस पर कारबंद रहे और मास्क पहन कर निकले, क्योंकि मास्क अगर आपको 100% नहीं तो 40 से 45% इस मौलिक मर्ज से बचा सकती है। तो बराए करम मास्क का इस्तेमाल करें और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बयानात के बजाय ऑर्डर जारी करने के साथ साथ अमली मैदान में आए, ताकि आज से 2.5 साल पहले जो सूरत हाल हमारे पास थी वो दोबारा से दस्तक ना दे। इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाने की जरूरत है, ताकि लोगों को पता लग सके कि ओमिक्रॉन किन शक्लों में आया है और उससे कितना खतरा अवाम को हो सकता है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि नेशनल डिजास्टर का ऐलान कर दिया गया है, किस वाले पोर्शन को नेशनल डिजास्टर के तौर पर देखा जाएगा। और फिर खबर यह भी है कि रेल अब कोयले और ईंधन के बजाय बिजली पर चलेगी, कहां पर यह चलेगी उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और चीन की नई कारस्तानी क्या कुछ होगी उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। 3-4 खबरों के साथ ही हम तीसरे पड़ाव में आ चुके हैं, तो फोन लाइन्स भी हमारी खुलेंगी। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि खबर के बाद जरूर आपसे गुफ्तगू आज करेंगे, क्योंकि आज आखिरी 10 मिनट आपके नाम वक्त।